हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक ना। जो कि सल्फ़र, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, सल्फ़र का अपरूप के बारे में, ठीक ना। उसके बाद हम लोग जो है सल्फ़र के ऑक्साइड के बारे में पढ़ना प्रारंभ किए थे, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस के बारे में हम लोग पढ़ना प्रारंभ किए थे। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड जो गैस है, ये सल्फ़र का ही ऑक्साइड है। इन्हीं के बारे में हम लोग सबसे पहले क्या देखे थे कि इसको बनाते कैसे हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड को कैसे हम बना सकते हैं। तो इनमें बनाने के विधि में सबसे पहले देखे थे प्रयोगशाला विधि क्या है, यानी प्रयोगशाला में हम लोग जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को कैसे बना सकते हैं। तो हम देख रहे थे कि जो तांबा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं तांबा या कॉपर, उसको क्या कर रहे थे, H2SO4 के विलयन में डालकर उसके बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता, जैसे उस विलयन में डालते थे तो धीरे धीरे क्या होता था, वो कॉपर सल्फेट में बदल जाता था और साथ ही साथ उसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस भी प्रवाहित हो रहा था, निकल जा रहा था, मुक्त हो रहा था, और साथ ही साथ जल का भी कुछ मात्रा बन के तैयार हो रहा था। और दूसरा था कि हमको अगर व्यापक स्तर पर सल्फ़र डाइऑक्साइड को बनाना है तब हम लोग कौन सा विधि के द्वारा बना सकते हैं, तो औद्योगिक विधि होता है, ठीक ना। तो जो औद्योगिक विधि है उसको, यानी औद्योगिक विधि में हम लोग सल्फ़र डाइऑक्साइड को कैसे बना रहे थे, तो हम उसको बनाने का एक सिंपल तरीका था कि जो जहाँ कहीं सल्फ़र जो है क्या बोलते हैं उसको, अयस्क के रूप में उपस्थित होता था, तो उसका क्या करते थे, जारन विधि के द्वारा उसका जब शोधन करते थे वहाँ सल्फाइड अयस्क को, तो वहीं पे साइड प्रोडक्ट के रूप में, यानी पार्श्व उत्पाद के रूप में हम लोग को सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता था। जैसे कि जिंक ब्लेंड था, ZnS, वो क्या होता था, ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा में जब हम वहाँ पे उसको गर्म करते थे तो हमको देखने के लिए मिलता था कि जिंक जो है धीरे धीरे ऑक्साइड में बदल जाता है, जिंक ऑक्साइड के रूप में, और उसमें जो सल्फर अशुद्धियाँ मेरा छुपा हुआ होता था वो सल्फर डाइऑक्साइड साइड प्रोडक्ट के रूप में वह मुक्त हो जा रहा था। तो वहाँ से भी हमको अधिक मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो सकता है, ठीक है। ये तो विधि था। नंबर दूसरा, अब हमको क्या सीखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है उसका भौतिक गुण क्या है, उसका रासायनिक गुण क्या है, उसका जो आकार कैसा है, यानी संरचना कैसा है, उसका कहाँ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आज हम लोग मेन रूप से इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ टॉपिक दिखाई दे रहा होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड के गुण, आज मुख्य रूप से पहले इसी के बारे में पढ़ना है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है, इसका सबसे पहले हम लोग भौतिक गुण के बारे में देखेंगे। इसका भौतिक गुण क्या है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज सल्फर डाइऑक्साइड का क्या है। तो सबसे पहले याद रखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस है, ठीक ना, और वो कैसा गैस है, तो वो रंगहीन गैस है, उसका कोई विशेष प्रकार का रंग नहीं होता है। नंबर दूसरा क्या है, ये दम घोंटने वाली जो है गैस होती है, यानी जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति होगा वहाँ पे सांस लेने में हमको परेशानी होगा। कहा है कि इसमें एक विशेष प्रकार का गंध होता है जो कि हमारे सांस को लेने में कठिनाई आने लगता है, ठीक है। नंबर दूसरा, यह जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है यह हवा से भारी होता है। जो वायुमंडल में हमारा हवा है, जो हमारे वातावरण में हवा है, उनसे भारी होता है ये हमारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस। नंबर चौथा क्या है, यह जल में अधिक विलय होता है। जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस देख रहे हैं ये क्या होता है, ये जल में अधिक विलय होता है, यानी बहुत ज़्यादा घुलता है। और मज़ेदार बात क्या है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस जल में घुलता है तो एक अम्ल का निर्माण करता है जो होता है सल्फ्यूरस अम्ल। वो अभी हम आगे बात करेंगे, जब अभी हम रासायनिक गुण की बात करेंगे तो वहाँ पे अभी बताएंगे कि जल में जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को घोलते हैं तब क्या होता है, उसके बारे में अभी हम जस्ट बात करेंगे रासायनिक गुण में, ठीक ना। तो यहाँ पे याद रखना है कि जल में अगर सल्फर डाइऑक्साइड को घोलते हैं तो वो आसानी से घुल जाता है, कहीं कोई परेशानी हमको नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अगला क्या है, तो इसका जो जलीय विलयन, अभी हम तुरंत बात किए कि इसका जो जलीय विलयन क्या होता है, वो अम्लीय होगा, यानी एसिडिक होगा, ठीक है। अच्छा, ये गैस कैसा है, तो जहरीली गैस है। अभी हम तुरंत बात किए ना, ये इसमें एक विशेष प्रकार का गंध होता है जो कि क्या करता है, वो दम को घोंट देता है, यानी सांस लेने में हमको कठिनाई होता है। काहे, तो ये विषैली गैस होता है। कैसा गैस होता है, विषैली गैस। ये था भौतिक गुण। अब हम बात करते हैं रासायनिक गुण के बारे में। तो रासायनिक गुण में सबसे पहले क्या है, ये रासायनिक गुण में जल से अभिक्रिया। तो अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को जल के साथ में अभिक्रिया करवाने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे हमको एक अम्ल का निर्माण होता है जिसका नाम होता है सल्फ्यूरस अम्ल। क्या नाम होता है उसका, सल्फ्यूरस अम्ल, H2SO3। अगर 4 हो जाएगा तो वो सल्फेट हो जाएगा, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितना है, 3 ही है, तो ये सल्फ्यूरस अम्ल है। फिर हम देखेंगे
कि अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अगर SO2 को यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस का अभिक्रिया करवाते हैं साथ में, तो हमको सोडियम जो है सोडियम ट्राइसल्फेट देखने के लिए मिलता है। ये आपस में मिलके सोडियम ट्राइसल्फेट बनाता है और साथ ही साथ ये जल का भी कुछ अंश छोड़ देता है। फिर अगर हम क्लोरीन के साथ में SO2 का निर्माण करते हैं तो यहाँ पे सल्फोनिल क्लोराइड का निर्माण करता है। जैसे कि SO2 गैस था, क्लोरीन था, ये दोनों आपस में मिला, वो चारकोल के उपस्थिति में यहाँ उत्प्रेरक के रूप में, कैटलिस्ट के रूप में किसका इस्तेमाल करेंगे? चारकोल का करेंगे। तो चारकोल का जैसे इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। और लास्ट मेरा रासायनिक गुण में क्या है? ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण, यानी सल्फर डाइऑक्साइड का अब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका ऑक्सीकरण करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे हम सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हम ऑक्सीकरण करते हैं तो यहाँ पे मेरा सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड का। लेकिन ये अभिक्रिया तभी संपन्न होगा जब हम उत्प्रेरक के रूप में वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड को रखेंगे, तभी ये रासायनिक अभिक्रिया हमको देखने के लिए मिलेगा। ठीक ना? तो ये था मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड का भौतिक गुण और रासायनिक गुण हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं इसका संरचना कैसा होता है। तो संरचना आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे कि सल्फर रहता है ऊपर में और 2 ऑक्सीजन होता है। तो एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इधर। और हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन किसी के साथ में जुड़ता है तो वो डबल बॉन्ड का निर्माण करता है। तो एक ऑक्सीजन सल्फर के साथ में एक तरफ डबल बॉन्ड का निर्माण किया है और एक तरफ जो है डबल बॉन्ड का निर्माण किया है। और साथ ही साथ इसमें एक निर्जन युग्म भी उपस्थित होता है। काहे? तो सल्फर के बाहरी कक्षा में अगर कुल मिला के इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे तो 6 होता है। 6 गो में 4 गो के साथ में खेला कर चुका है, तो बचेगा कितना? 2 ना। वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा? वह निर्जन युग्म के रूप में बाबू ऊपर में जोड़ा लगे बैठ जाएगा। तो ये संरचना जो हमको देखने के लिए मिल रहा है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में जो एंगल बनना चाहिए वो 120 डिग्री का बनना चाहिए। कितना का? 120 डिग्री का। लेकिन 120 डिग्री का ना बन के वो बनता है 119.5 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों? ये परीक्षा में भी पूछा जा सकता है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जब संरचना को देखते हैं तो उन दोनों में जो ऑक्सीजन होता है तो उन दोनों के बीच में एंगल जो बना हुआ है वह 119.5 डिग्री ही क्यों होता है, जबकि 120 डिग्री होना चाहिए? ऐसा क्यों? तो याद रखना है कि ये जो निर्जन युग्म है यानी जोड़ा लगा हुआ जो इलेक्ट्रॉन है, यही क्या करता है? थोड़ा सा विचलन ला देता है। इसी कारण से 120 डिग्री ना इसका एंगल बन के वो बनता है 119.5 डिग्री। ठीक है, याद रहेगा। हम आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं और इसका संरचना कैसा होगा? तो त्रिकोणीय याद रखना है। इसका जो संरचना हमको ये देखने के लिए मिला कैसा है? ये त्रिकोणीय संरचना है। और साथ ही साथ पूछ दे कि सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का प्रसंकरण कितना होता है, हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? याद रखना sp2 होता है। कितना होता है? sp2। अब बोलेगा कैसे sp2 होगा, वो बताइए तब ना स्पष्ट होगा। तो एकदम देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन देखिए, एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन सल्फर, तो इसमें सबसे पहले निर्जन युग्म कितना? एगो है, इसको लिख लेना है। डबल बॉन्ड यहाँ भी है, डबल बॉन्ड यहाँ भी है। तो डबल बॉन्ड में एगो जानते हैं हम सिग्मा होता है तो दूसरा पाई होता है। इसमें भी सिग्मा होता है तो एगो पाई होता है। तो हम बताए हैं कि अगर प्रसंकरण को ज्ञात करना है तो जितना सिग्मा बंधन है उसको काउंट कर लेना है और निर्जन युग्म जो जहाँ जितना उपस्थित होगा यानी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना होगा उसको जोड़ के लिख देना है और ऑर्बिटल को सजा देना है। तो यहाँ 1 2 एगो निर्जन युग्म कितना हो गया? 3। तो कितना घर लेना है? 3 घर लेना है। तो S का 1 घर आएगा, P का 2 घर आएगा। इसी कारण से हम इसको बोल देते हैं sp2। कितना यहाँ पे सल्फर का प्रसंकरण है? तो sp2 है। ठीक है, तो ये हम संरचना के बारे में बात कर लिए। अब हम बात करते हैं उपयोग के बारे में। तो हम सल्फर डाइऑक्साइड का जो उपयोग करते हैं सबसे पहला होता है जहाँ पे शर्करा का निर्माण होता है, ठीक ना, और जहाँ पेट्रोलियम का निर्माण होता है वहाँ पे उसका शोधन करने में सल्फर डाइऑक्साइड गैस का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपना अदा करता है। और नंबर दूसरा क्या है? जैसे कि कोई ऊन है या रेशम है, उसको रंगहीन करना है, विरंजनहीन करना है, उसमें रंग यानी सफ़ेद में लाना है, उसका कोई रंग नहीं बचे, तो हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर देंगे उसके ऊपर, तो जो भी उसका रंग होगा वो खत्म हो जाएगा। और नंबर तीसरा क्या है? विसंक्रमण एवं जो है परिरक्षक के रूप में भी हम लोग क्या करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड का भौतिक गुण, रासायनिक गुण, संरचना, उपयोग क्या होता है इसके बारे में हम लोग देख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे H2SO4 के बारे में यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे।
देखेंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल को हम कैसे बनाते हैं, जिसमें कि व्यापक स्तर पे अगर हमको सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाना है तो वह कौन सा विधि होगा, अब हम मुख्य रूप से उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम लोग अब इसको क्या करेंगे, जल्दी से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और जल्दी से फटाक। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं टॉपिक का क्या नाम है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सबसे पहले देखना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है, तो H2SO4 होता है। ठीक है, अगर प्रश्न पूछ देगा कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल हमारे पास है उसका अणुभार कितना होता है, यानी मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो 98 होता है। कितना होता है, 98। तो अब सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाना है, ठीक ना, व्यापक स्तर पे सल्फ्यूरिक अम्ल को बना के हमको बेचना है, तो क्या करेंगे, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का व्यापक स्तर पे अगर हमको बनाना है तो वो होता है संपर्क विधि के द्वारा बनाते हैं, जो कि अब यहाँ जो संपर्क विधि देख रहे हैं ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनता है, दे देता है प्रश्न डायरेक्ट, संपर्क विधि के द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करके दिखाइए या बताइए। तो 5 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको गहनता से देख लेना है एक बार। तो अब हम देखते हैं कि जो है सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाएंगे कैसे। तो H2SO4 को संपर्क विधि के द्वारा बनाएंगे, और संपर्क विधि के द्वारा अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाते हैं तो 3 चरण में बनता है। कितने चरण में, 3 चरण में। तो पहला चरण में हम लोग क्या करते हैं, सल्फर हो या सल्फाइड अयस्क हो, वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस को निकाल लेते हैं। फिर जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस को निकाले हैं, दूसरा चरण में उसी का ऑक्सीकरण करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में उसका निर्माण कर देते हैं। फिर वहाँ से जो दूसरा चरण में सल्फर ट्राइऑक्साइड हमको मिला है, उसी को क्या करते हैं, जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में SO3 को जब मिलाते हैं तो एक विशेष प्रकार का यौगिक का निर्माण होता है जिसका नाम होता है ओलियम या पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल। ये तीसरा चरण में होता है, और वही ओलियम को हम लोग क्या करते हैं, फिर जल के साथ में अभिक्रिया कराकर H2SO4 का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो एक चरण बाय चरण हम लोग देख लेते हैं कैसे क्या कर रहे हैं। तो पहला है, पहले हम लोग को लिखना होगा कि संपर्क विधि के द्वारा H2SO4 को बनाने का 3 चरण होता है, जिसमें कि पहला चरण क्या है, तो जो सल्फर यानी सल्फाइड अयस्क है उसको वायु के उपस्थिति में क्या करते हैं, जला देते हैं। तो जलाने के बाद क्या मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल गया। यहाँ पे अभिक्रिया भी लिखा हुआ है, सल्फर है ऑक्सीजन है, दोनों मिल गया तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। ठीक, फिर आगे ZnS यानी जिंक ब्लेंड, ये क्या है, सल्फाइड अयस्क है, किसका, जिंक का है। तो अब ऑक्सीजन के साथ में दोस्ती करवा देते हैं। तो जैसे दोस्ती होता है तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ में दोस्ती करके सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है, और साथ ही साथ जिंक बोलता है ऑक्सीजन को, तुम जब सल्फर के साथ में दोस्ती कर सकता है तो तुमको मेरे साथ में भी दोस्ती करना होगा। तो ऑक्सीजन के साथ में पुनः दोस्ती करके जिंक ऑक्साइड का निर्माण कर दिया। अच्छा, बहुत अच्छा। ये अभी ओलियम के बारे में बात करेंगे आगे। ठीक है, तो दूसरा चरण में आते हैं हम लोग। जो यहाँ हमको पहला चरण में सल्फर डाइऑक्साइड मिला, क्या करेंगे, उसका ऑक्सीकरण कर देंगे और सल्फर ट्राइऑक्साइड में उसको बदल देंगे। बदल गया, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इसको लिख लेना है बढ़िया से। सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन द्वारा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक के उपस्थिति में SO3 में बदल जाता है, बदल देते हैं। बदल दिए कैसे, तो SO2 ऑक्सीजन के उपस्थिति में, उत्प्रेरक कौन है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है, दोनों को मिला दिए, तो मिलाने के बाद SO3 का निर्माण हो जाता है। हो गया निर्माण। अच्छा, अब तीसरा चरण में क्या करना है, तो जो हमको यहाँ पे SO3 मिला है इसको हम उठाएंगे, फिर क्या करेंगे, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में मिलाकर इसको गर्म कर देंगे। तो जैसे गर्म होगा वो क्या बना देगा, ओलियम। क्या बना देगा, ओलियम। यानी SO3 को 98% सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में घुलाने पर पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल यानी ओलियम का निर्माण होता है। SO3 H2SO4 सांद्र रूप में है और H2H2O7 यानी ओलियम के रूप में बदल जाता है। अब यही ओलियम जो देख रहे हैं यही अलादीन का चिराग है मेरा। क्या है, अलादीन का चिराग। यानी यहाँ से अब लोहा सटाते जाएंगे और मेरा क्या होगा, सोना प्राप्त होते जाएगा। ये बोला जाता है, ये कहावत है, लेकिन यहाँ पे भी वरदान हम लोग के लिए साबित होगा। कैसे, तो अब ओलियम को क्या करेंगे, ओलियम में पानी मिलाते जाना है और हमको जो H2SO4 है यानी सल्फ्यूरिक अम्ल हमको प्राप्त होते चला जाएगा। जैसे कि H2H2O7 जल घोल दिए यानी पानी घोल दिए, तो घोलते गए और H2SO4 हमको प्राप्त होते चला जाएगा। जो कि H2SO4 हमको प्राप्त हुआ है उसका प्रतिशत 96% हो सकता है या 98% हो सकता है। ठीक है, तो ये संपर्क विधि के द्वारा हम सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाने का प्रयास किए। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है और सुंदर सा नोट्स तैयार करके रख लेना और उसको रिवीजन बार बार करना है। ठीक है, तो आज बस हम
इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में सल्फ्यूरिक अम्ल का भौतिक गुण क्या है उसके बारे में भी बात करना है, रासायनिक गुण के बारे में बात करना है, उसका कहाँ उपयोग करते हैं, इन सबों के बारे में हम अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।